अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, x फ्रॉम या फ्रॉम x टू f ऑफ x, और इसमें मैंने आपको एक रूल दिखाया, ऐसा लिखा हुआ। सो ऐसा दिखता है फंक्शन, हम बोल सकते हैं, और आप याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, यानी हर वो चीज़ जो इस फॉर्मेट में लिखी हो हमेशा फंक्शन नहीं होती। ठीक है ना? अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। हर वो चीज़ जो इस फॉर्मेट में लिखी होती है हमेशा फंक्शन नहीं होती, उसमें कुछ कंडीशंस छुपी हुई होती हैं। अब इसको पहचानिएगा क्या है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शन, रिलेशन बोलो या फंक्शन बोलो एक ही चीज़ है, क्योंकि रिलेशन ही अल्टीमेटली फंक्शन बनता है। अब हम ले रहे हैं रियल नंबर, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और रियल नंबर जैसे ही बोलूँगा आपके दिमाग में पूरा पिक्चर बन जाना चाहिए। किसको बोलते हैं? रियल नंबर। नंबर लाइन पर जितने नंबर तुम सोच सकते हो, जैसे -5, -4, -3, ऐसे 1 2 3 4 -1 -2 -3, समझ रहे हो ना? रूट वाले नंबर, पॉजिटिव नंबर, डेसिमल वाले, जैसे 1 और 2 के बीच में लाखों नंबर होंगे, 1.1, 1.11, 1.111, 1.101, ऐसे लाखों करोड़ों नंबर होंगे। तो कोई भी दो नंबर के बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, इन्फिनिट रियल नंबर्स होते हैं। तो ये पूरा कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है। इसमें हर तरह के नंबर आ जाते हैं, ये आपके दिमाग में बना होना चाहिए। इधर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, उधर वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और हर दो नंबर के बीच में करोड़ों नंबर होते हैं। इन सब के कलेक्शन को रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर का शब्द जैसे ही आए, मैंने इसको सेट के चैप्टर में बहुत डिटेल से बताया था, तो आपके दिमाग में ये बत्ती जल जानी चाहिए। ठीक है? ठीक है? आप देखो ना, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, एक रूल लिख रहा हूँ। रूल क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। रूल मैंने अब मैं ऐसा रूल नहीं लिख रहा ना, मैं अब दूसरा रूल लिख रहा हूँ। ये सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1/2x। देखो रूल क्या है, ये तो सिर्फ कंडीशन बताता है। देखो कंडीशन, ये सिर्फ कंडीशन बताता था। क्या कंडीशन? कि भैया x कहाँ से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। और जब तुम x की वैल्यू रखोगे तो fx भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। तो ये तो सिर्फ कंडीशन है, रूल सिर्फ ये था। ये नीचे वाला ये रूल था। इसी तरह से ये ऊपर वाला सिर्फ कंडीशन है कि इसमें x की वैल्यू कहाँ से उठा के रखोगे? रियल नंबर। जहाँ जहाँ भी x होगा वो रियल नंबर की वैल्यू आप रखोगे। और f ऑफ x जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो भी क्या आएगा? रियल नंबर। तो रूल सिर्फ इतना है, ये ऊपर वाला तो कंडीशन है। अब इस रूल को देखो, क्या ये रूल फंक्शन है? अभी मैंने आपको पूरा फंक्शन समझाया डिटेल से। रूल को मैंने पहले रिलेशन बताया, रिलेशन को फिर मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, और अल्टीमेटली बोला रूल ही फंक्शन होता है, या फंक्शन इसे रूल बोल दिया अल्टीमेटली। तो सेम टू सेम अब दोबारा वही प्रोसीजर आ रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है। अब ये चाहे वैसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, या दुनिया का कोई भी रूल लिखा हो, किसी भी तरह का लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है होगा। होगा, जैसे भी हम पढ़ते आ रहे हैं वो सारी चीज़ इसमें भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, थोड़ी सी गड़बड़ी है, और वही गड़बड़ी आपको समझनी है कि क्या है। ठीक है ना? और यही कमाल की बात है, जब आप इस गड़बड़ी को पकड़ लेंगे तो फिर आप फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस भी कर लेंगे। और याद रखना, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इस पर बेस्ड आगे पूरा एक्सरसाइज आने वाला है 2.3, और उसके बाद मिसलेनियस। आगे हम पूरा एक्सरसाइज बनाएंगे। क्वेश्चन कम पढ़ेंगे तो फिर हम लोग एग्जाम्पलर से बनाएंगे, RD शर्मा से बनाएंगे। क्वेश्चनों की कमी नहीं है, पूरा एक एक्सरसाइज आ रहा है जो बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर बेस। ठीक है? तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये फंक्शन है? तो आंसर है हाँ है। देखो थोड़ा सा चेक करते हैं ना, ध्यान से समझते जाना, भागना नहीं छोड़ के। स्किप करोगे तो जीवन में ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा समझ में। तो स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है? बिल्कुल बरकरार रहिए। देखिए रियल नंबर तो समझ गए, अभी मैंने बताया और पहले भी बताया था और आप जानते भी होंगे। तो रियल नंबर की वैल्यू यहाँ पर हम जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ रखेंगे। तो जो चीज़ सॉल्व होने के बाद आएगी वो f ऑफ x कहलाएगी। तो वो कैसे बनेगा? रिलेशन कैसा बनेगा? देखो भला, मान लो मैं x की वैल्यू यहाँ से रियल नंबर से 1 रख रहा हूँ। x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं? 1। x की वैल्यू मैंने 1 रखा। तो सॉल्व करो, f ऑफ 1 कितना आएगा? अब ये तो समझ रहे हो ना हम क्या लिख रहे हैं, x हम लिख रहे हैं और f ऑफ x आता जाएगा।
x हम यहाँ से उठा रहे हैं, पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, f ऑफ x आता जाएगा तो बगल में लिखते जाएंगे ऐसे f ऑफ x, समझ रहे हो? तो देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2, 0 अपॉन 2 कितना होता है? 0 आया। ये एक ऑर्डर्ड पेयर मिला। इसका क्या मतलब है? 1 का 0 के साथ रिलेशन कौन बताता है? ये रूल बताता है। बात समझते जाना। अब मैंने क्या किया, मैंने x की जगह 2 रखा। रियल नंबर ही होता है 2, हर नंबर तो रियल नंबर होता है, तो अब तो कोई डाउट ही नहीं है। मैंने यहाँ 2 रखा तो f ऑफ x कितना आएगा? देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, और 2 रख रहा हूँ, 2 2 जब 4, 3 अपॉन 4, तो 2 रखने से f ऑफ x कितना आता है? 3 अपॉन 4। एक आध और लिखते हैं, देखो 3 रखो, तो मैंने x की वैल्यू 3 रखी, तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, f ऑफ x कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, और 3 2 जा 6, 8 अपॉन 6। ठीक लिख रहा हूँगा तो ठीक ही होगा। नहीं, गड़बड़ लिख दिया ना, 3 रख रहा था मैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8 अपॉन 6, तो 8 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 6 काट दो, 2 4 जा 2 3 जा, तो 4 अपॉन 3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। कटने पिटने के बाद 4 अपॉन 3 बचा, ठीक है। ऐसे ही अब मैं बोलूँगा कितने रियल नंबर रख सकते हो? x में रियल नंबर पुट करना है। कितने रियल नंबर होते हैं? इन्फिनिटी। तो आपको ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे? x आप अपने मर्जी से रखते जाओगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ x रख सकते हो, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ fx मिलेंगे, और सब क्या आएंगे? रियल नंबर। fx भी तो रियल नंबर ही आ रहा है। ऐसे ही इधर भी रख सकते हो, माइनस वाली वैल्यू भी रख सकते हो x में, क्योंकि माइनस वाले भी तो रियल नंबर होते हैं। अब मैं 1 के बाद डायरेक्ट 2 रख दे रहा हूँ, लेकिन 1 और 2 के बीच में लाखों नंबर हैं। मैं चाहूँ तो 1.1 रख सकता हूँ, 1.2 रख सकता हूँ, 1.09 रख सकता हूँ, कुछ भी, लाखों नंबर है हमारे पास। सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मान लो मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, 0 भी तो रियल नंबर होता है। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो क्या होगा? देखो f ऑफ x कितना आता है 0 रखने से? 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, ध्यान से समझना, 0 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 0 0। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? f ऑफ x मैंने क्या पुट किया है? 0। x मैंने 0 पुट किया है, तो f ऑफ x में निकालने जा रहा हूँ। कितना आया देखो, दिस इज माइनस 1 अपॉन 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है? देखो 1 को डिवाइड करना है 0 से, तो 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 1 आ जाए, माइनस 1 आ जाए, कोई भी नंबर हो, ऊपर फर्क नहीं पड़ता। 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि ऊपर वाला नंबर आ जाए? तो आंसर है 0 मर जाए। 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 100 बार पढ़े, 0 मर जाए पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, कभी भी उसके टेबल में माइनस 1 नहीं आएगा। या ऊपर कोई भी नंबर लिखा होता, कोई भी नंबर नहीं आता। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेगा? इन्फिनिटी बार भी पढ़ ले, कुछ नहीं आएगा। 0 मर जाए, लेकिन माइनस 1 नहीं आएगा कभी उसके टेबल में। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड मतलब, देखो ये मैंने क्या पुट किया था? रियल नंबर। यहाँ 0 पुट किया था, रियल नंबर से उठा के मैंने 0 पुट किया ना, तो मैंने तो भैया रियल नंबर पुट किया, लेकिन f ऑफ x कुछ आया क्या? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। यानी f ऑफ x रियल नंबर से बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा। सो f ऑफ x डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। ध्यान से समझना, 0 तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मैंने रखा, लेकिन मैं जब 0 पुट करके f ऑफ x निकालना चाहता हूं तो f ऑफ x कुछ आता ही नहीं है। f ऑफ x कुछ आता ही नहीं है, f ऑफ x रियल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। नॉट डिफाइन हो गया ना। नॉट डिफाइन मतलब कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया तो जो रियल नंबर का सेट था उसमें से कोई भी नंबर नहीं मिला, क्योंकि f ऑफ x कुछ भी नहीं आया ऐसा जो इस रियल नंबर के अंदर होना चाहिए। नॉट डिफाइन मतलब कुछ भी नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम इस फंक्शन में, इस रूल में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये फंक्शन x की वैल्यू 0 के लिए डिफाइन नहीं होता। मेरे लैंग्वेज ध्यान से समझिएगा। जब हम इस रूल में x की एक वैल्यू 0 जो कि रियल नंबर है, x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ यानी रियल नंबर रख रहा हूँ, तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन ही नहीं होता। नॉट डिफाइन, कुछ आता ही नहीं है। यानी f ऑफ x रियल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता, उससे डिफाइन ही नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड।
x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा तो अब एक बात बताओ, जैसे 1 मैंने रखा था तो मुझे f ऑफ x कितना मिला था 0, तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइन हो गया, तभी तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू कितनी आई 0 आई। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी थी तो x की वैल्यू 2 रखने से f ऑफ x की वैल्यू कितनी आई थी 3/4, तो मैं क्या बोलूंगा x इज इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो गया, कुछ वैल्यू आ रही है रियल नंबर की यानी डिफाइन हो गया, 3/4 आया। जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो इस f ऑफ x की वैल्यू कितनी आई 4/3, तो मैं क्या बोलूंगा x इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन डिफाइन हो गया। लेकिन जब मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती x इज इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि f(x) की वैल्यू कुछ भी नहीं आती। बात समझ में आ रही है? समझना इस बात को, बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x डिफाइन ही नहीं होता। तो अगर f ऑफ x डिफाइन नहीं हो रहा, कोई रियल नंबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्रभु? कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा तो क्या लिखोगे? तो अगर यहाँ कुछ नहीं लिख सकते तो जिस तरह से ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा था, एक रिलेशन बन रहा था इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो रख रहे हैं लेकिन f ऑफ x इसके लिए डिफाइन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर f ऑफ x कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं पा रहा। ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए। ये रहा पहला सेट, दूसरा सेट, तो ये तो दूसरे सेट से बिलोंग ही नहीं करता, R से बिलोंग ही नहीं कर रहा है f ऑफ x, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आया नहीं, समझे ना? ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आया। अब इस बात को थोड़ा सा देखो, एनालाइज करो, बहुत मजा आएगा अगर बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो। ध्यान से समझना, देखना ना, ये मैं पहला रियल नंबर बना रहा हूँ। रियल नंबर तो आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ये इन्फिनिटी और इधर -इन्फिनिटी। ये मैं क्या बना रहा हूँ? रियल नंबर। किसको लिख रहा हूँ? x को। ऐसे ही एक मैं दूसरा बनाता हूँ, ध्यान से समझते जाना बस। ये भी रियल नंबर होगा, ये मैं किसको लिख रहा हूँ? f ऑफ x को। -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक। अब इनके बीच में मैं सारे नंबर नहीं लिख रहा क्योंकि रियल नंबर को लिखना भी पॉसिबल नहीं है। 3 और 2 के बीच में करोड़ों नंबर होंगे तो कहाँ लिख पाऊंगा करोड़ों नंबर में? मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, ये एक रिलेशन बना ऐसे, ये भले फेल हो गया, कोई बात नहीं, भले फेल हो गया, ये नहीं बन पाया ना, ये पेयर ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। अब मैंने ये तो बता दिया था आपको इस केस में कि ये रूल है, और रूल ही क्या होता है? रिलेशन। तो ये रिलेशन होगा कि नहीं? देखो ना, ऑर्डर्ड पेयर तो मिल रहे हैं ना, कितने ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हो आप? करोड़ों लिख सकते हो, जितने लिखने चाहो उतने, इन्फिनिटी। तो ऑर्डर्ड पेयर तो आप लिख सकते हो, तो रूल बिकम्स रिलेशन। रिलेशन तो ये है, कोई शक नहीं, जो चीज़ यहाँ पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इस केस में। तो भैया रूल यानी ये रूल, रिलेशन तो है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन में लफड़ा हो गया ना, देखना ध्यान से देखना। 1 का इमेज कौन? ये वाला 1 रखा था ना, 1 का इमेज क्या आया? ये वाला 0। 2 का इमेज कौन आया? 3/4। कहीं होगा 3/4, 3/4 कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग। तो मान लो 2 रखने से यहाँ कुछ आता होगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। 2 का इमेज आ गया 3/4। 3 का इमेज 4/3, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ कहीं आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ये 3 का इमेज हो गया। ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रखते जाओगे तो इन सब की इमेज ऐसे कहीं ना कहीं मिलते जाएंगे। अगर मैं -1, -2, -3, -4 रखूंगा तो ऐसे इनके इमेज भी कुछ ना कुछ ऐसे मिलते जाएंगे, ऐसे मिलते जाएंगे। जितने रियल नंबर होंगे सबके इमेज बनते जाएंगे। लेकिन समझना, जैसे ही मैं 0 रखता हूँ x की वैल्यू, ये x है वो f(x) है, जैसे ही मैं 0 रखता हूँ तो 0 का इमेज कुछ मिलता है क्या? ये मिलता तो हम बोलते ये 0 का इमेज है। कुछ मिला क्या? 0 के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा तो इमेज बना ही नहीं। समझ में आया? अब याद करो, पहली शर्त क्या थी? एक रिलेशन को फंक्शन बनना है। पहली शर्त क्या थी? कि पहले सेट के हर एलिमेंट को इमेज बनाना है। अब ये रियल नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा है, लाखों करोड़ों नंबर होंगे, लेकिन इसमें एक नंबर मैंने आपको दिखा दिया कि इसका इमेज ही नहीं बनता। ये देखो, 0 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता, मतलब ये वैल्यू नहीं आती, तो इसका इमेज नहीं बनता।
अब पहली शर्त जो थी रिलेशन का फंक्शन बनने के लिए कि हर एलिमेंट, पहले सेट के हर एलिमेंट को इमेज बनाना है, क्या हर एलिमेंट इमेज बना रहा है? ये नहीं बना रहा। तो अगर ये नहीं बना रहा, एक भी नहीं बना रहा, तो पहली शर्त फेल हो गई, दूसरी तो देखनी नहीं है। जब पहली ही फेल हो गई तो दूसरी शर्त देखनी ही नहीं है। पहली शर्त फेल हो गई तो अब बताओ ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन हुआ? नहीं हुआ। बात समझे? तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, जबकि ये भी तो वही था उसी बिरादरी का, लेकिन इसको अपन क्या बोलाए थे? ये फंक्शन है, क्योंकि हमने आपको करके दिखाया था कि इसके सभी एलिमेंट, पहले सेट के सभी एलिमेंट इमेज बना रहे हैं और सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है। इसमें भी देखो सिंगल सिंगल इमेज ही बन रहा है, जितने एलिमेंट इमेज बना रहे हैं हर एक के सिंगल सिंगल इमेज ही बन रहे हैं। दूसरी शर्त तो पूरी हो रही, लेकिन पहली शर्त ये एक ऐसा एलिमेंट है पहले सेट का, रियल नंबर का, जो इमेज नहीं बना रहा। इसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो रही है। बात समझ रहे हो? इसलिए पहली शर्त फेल हो गई तो ये चीज फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट ए फंक्शन। समझ गए बात या नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे मेरी बात? समझे कि नहीं समझे मेरी बात? तो ये चीज फंक्शन नहीं है। अब अगर मुझे इसे फंक्शन बनाना, तो देखो मेरा जुगाड़ क्या है। मैं फंक्शन बनाना चाह रहा हूं, मेरा जुगाड़ देखो। रियल नंबर मुझे पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, करोड़ों नंबर होते हैं, और उसमें से यही इकलौता नंबर है जिसका इमेज नहीं बन रहा। तो मैं ऐसा करूं, मैंने ऊपर क्या बोला था कि हम फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर ले रहे हैं। ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट। तो पहले सेट में से अगर मैं इसको गायब कर दूं, निकाल दूं, तो जिसका इमेज नहीं बन रहा था वो निकल जाएगा, तो बाकी जितने एलिमेंट बचेंगे सबके इमेज बनेंगे, तब तो शर्त पूरी हो जाएगी। तो इस चीज को अब हम ऐसे लिखने के बजाय देखो कैसे लिख रहे हैं। रियल नंबर में से, ये पहला सेट है, रियल नंबर में से हमने 0 को माइनस कर दिया और इसका रिलेशन हम दूसरे रियल नंबर के साथ, ये वाला सेट इसके साथ ले रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन फ्रॉम r माइनस 0, पहला सेट, उसमें से किसको निकाल देना है? 0 को, और इसका रिलेशन किसके साथ? दूसरे सेट r के साथ। तो इस कंडीशन में ये वाला रिलेशन फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। इसको तो निकाल दिया हमने ना, अब इसकी गिनती होनी नहीं है, क्योंकि r माइनस 0 बोल दिया, मतलब 0 खत्म हो गया, यहाँ से निकल गया। अब जितने एलिमेंट बचे हर एक इमेज बना रहे हैं, और हर एक का एक एक इमेज बन रहा है। दोनों शर्त पूरी हो गई कि नहीं? दोनों शर्त पूरी हो गई। इसलिए अब ये क्या बन गया? क्या बन गया? अब ये फंक्शन बन गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कौन सी? x इज इक्वल टू 0, यहां मैंने लिखा है। बात समझ रहे हो? उम्मीद है समझ रहे होगे, उम्मीद है मुझे समझ रहे होगे। एक वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। अब आपको ये समझना है कि हम कैसे पहचानेंगे। अब आप देखो, एक डाउट ये कर सकते हो यहाँ। कौन सा डाउट? कि भैया रियल नंबर तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, लाखों करोड़ों नंबर होते हैं। आप तो सिर्फ इसी को पकड़ के सॉल्व किए ना जानबूझ के। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हो सकता है कोई और नंबर हमको मिल जाए जिसको हम इसमें रखें x की जगह, तो फंक्शन फिर से डिफाइन ना हो, यानी कुछ वैल्यू ना मिले। कोई ऐसा नंबर भी तो होगा इसमें, पहले सेट में। ऊपर की वैल्यू देख लो, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कोई ना कोई 0 के अलावा भी ऐसा नंबर हो सकता है जिसको रखने से फंक्शन फिर से नॉट डिफाइन हो, तो उसका इमेज भी नहीं बनेगा, और उसका इमेज भी नहीं बनेगा तो उसको भी निकालना पड़ेगा, तब फिर ये फंक्शन बनेगा। बात समझ रहे हो? तो आपका आर्गुमेंट बिल्कुल जायज है, लेकिन अभी आपको वो तरीका नहीं मालूम है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस किस पॉइंट के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो ये मेथड थोड़ा सा समझ लो, बहुत काम की चीज है, इसको नोट करके लिखो। हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर फाइंडिंग at which point function is not defined। ये चीज हम पता लगा रहे हैं कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होता, कैसे पता लगाते हैं। तो याद रखना, पता लगाने का तरीका देखो ना, ध्यान से समझो। पता लगाने का तरीका देखो, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना एक एक चीज। बहुत बारीक बारीक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से बने रहना, ठीक है? देखो
किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए या किस पॉइंट के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, कैसे पहचानते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर यही वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। जब भी हमको चेक करना हो कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन का कोई भी आंसर नहीं आएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन जब डिफाइन हो जाएगा तो वो फंक्शन ही बन जाएगा, रूल काहे को रहेगा। तो किस वैल्यू के लिए रूल डिफाइन नहीं होगा उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने का तरीका वही जो अभी मैं बता रहा था। देखो ध्यान से ना, कोई भी चीज कब नॉट डिफाइंड बनती है, कब नॉट डिफाइंड बनती है, कब? जब डिनोमिनेटर वाली चीज क्या बन जाए, जीरो। ऊपर कोई भी नंबर हो, 2 3 4 5, ऊपर के नंबर से मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो फिर वो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझे? ये मूल मंत्र है, इसको ध्यान से समझ लो। कैसे पता चलेगा कि किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होने वाला है? तो याद रखना, ये अगर जीरो बना तब तो कुछ भी अपॉन जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको जीरो रख के वो वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमको ये पता है कि डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तभी नॉट डिफाइन होता है। तो हम ऐसा करते हैं, पता कर लेते हैं। ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को जीरो रख के चेक कर लो, या ऐसे समझो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए। अगर नॉट डिफाइन नहीं लाना है तो डिनोमिनेटर को क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन होगा तो फिर फंस जाएंगे हम, वैसे इमेज ही नहीं बनेगा उधर, तो फंक्शन नहीं होगा। नॉट डिफाइन होगा तो एफ ऑफ एक्स आएगा नहीं, तो इमेज नहीं बनेगा। तो हर एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा है, तो अगर हर एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा है तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, इसको निकालना पड़ेगा। बात समझना, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर कौन है, 2x, ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस 2 को भी उधर भेजो, तो x नॉट इक्वल टू 0/2। जीरो हर नंबर के टेबल में आता है। 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि जीरो आ जाए, 2 0 जा 0, 0 बार पढ़े। तो x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? बात समझ में आया? x जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x जीरो हो गया तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा। और डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड होगा तो एफ एक्स की कुछ वैल्यू नहीं आएगी। एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यू नहीं आएगी तो उसका इमेज ही नहीं बनेगा। इमेज नहीं बनेगा तो पहले रूल फेल हो जाएगा कि हर एलिमेंट का इमेज नहीं बना, नाटक हो गया। ठीक है, बात समझना। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लग गई, x जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा x कुछ भी हो। देखो x क्या था, रियल नंबर। x किससे बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर से। x किससे बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर से। रियल नंबर में तो हर तरह के नंबर हैं, लेकिन मना किसको हो गया, जीरो को, कि भैया x तुम जीरो बस नहीं होना, जीरो के अलावा कुछ भी नंबर बन जाओ, निगेटिव वाले कुछ भी बन जाओ, पॉजिटिव वाले कुछ भी बन जाओ, रूट वाले बन जाओ, डेसिमल वाले बन जाओ, फ्रैक्शन वाले बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जीरो बस नहीं बनना। क्योंकि जीरो बनोगे तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए ये फंक्शन है सिर्फ कौन से कंडीशन को छोड़ के, तो यहां पर लिख देंगे x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। और अब ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। इसके बगल में ये लिख दिया, इसका मतलब क्या बता दिया कि x को क्या बस नहीं होना है, जीरो बस नहीं होना है, बाकी कुछ भी होना है, कुछ भी होता रहे। x में कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा फंक्शन डिफाइन होगा, कुछ ना कुछ आएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। लेकिन जब जीरो रख दोगे तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये चीज जब हम साइड में मेंशन कर देते हैं, तो फिर हमने क्या मेंशन कर दिया कि भैया जीरो के अलावा, ये ऊपर मैंने लिख भी दिया, जीरो के अलावा x की हर वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा। और डिफाइन होगा तो बढ़िया से हर जगह ऑर्डर्ड पेयर मिलता जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा तो वो फंक्शन बन जाएगा। बात समझिएगा, आप सारी चीजें डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ तक समझ गए बात? बोलो समझ गए कि नहीं समझे? ये एक नमूना था, आप ऐसे बहुत सारे फंक्शन लेके बता सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसके बजाय एक दूसरा फंक्शन दे देता हूँ, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ मैंने दे दिया x प्लस 2, ये डिनोमिनेटर। अब मैं पूछूंगा तुमसे, मेरा क्वेश्चन वही है जो अभी हम यहाँ पर चल रहे थे, कि किस वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। फंक्शन तो है, दिस इज ए रूल, और हम अभी डिक्लेयर कर चुके हैं कि फंक्शन इज ए रूल, रूल इज ए फंक्शन। तो अगर ये रूल है तो फंक्शन ही होगा। लेकिन क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि जिस वैल्यू पर, जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा? पता लगाओ।
तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तभी ये नॉट डिफाइन होगा, तो इसको 0 रख के चेक कर लो ना, ये बस 0 नहीं होना चाहिए। x + 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो x इज इक्वल टू -2 अगर रख दिए, देखो x की जगह -2 रखे तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 0, नॉट डिफाइंड। यानी x को क्या बस नहीं होना है, -2 नहीं होना है। तो यहाँ हम लिख देंगे x शुड नॉट इक्वल टू -2 बस। अगर ये चीज लिख दिए तो अब हमको पता चल जाता है कि -2 के अलावा कुछ भी नंबर रखो x में, कहीं पर भी रखो, हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। सिर्फ किसके लिए डिफाइन नहीं होगा, -2 के लिए। बात समझ गए? और इसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, ध्यान से समझते जाना, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, यहाँ मैंने लिख दिया x + 3। अब बताओ, अब किसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, किस पॉइंट के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा? बाकी सब के लिए तो होगा, लेकिन जिस पॉइंट के लिए नहीं डिफाइन होगा वो कौन से पॉइंट है, सोचो। तो डिनोमिनेटर बस को तो 0 के इक्वल करना है, ये x + 2 और x + 3, यही बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझना, दो चीजें इक्वल टू 0 हो रही हैं, कब होंगे? या तो ये 0 हो, 0 मल्टीप्लाइड बाई ये 0 हो जाएगा, या ये 0 हो, 0 मल्टीप्लाइड बाई ये 0 हो जाएगा, या दोनों 0 हो। ये ध्यान से समझो, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कब 0 आता है? ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कब 0 आता है? जब या तो ये 0 हो तो 0 मल्टीप्लाइड बाई ये 0 हो जाएगा, या ये 0 हो तो 0 मल्टीप्लाइड बाई ये 0 हो जाएगा, या दोनों 0 हो, 0 × 0 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ से हम एक इम्प्लीमेंट ले सकते हैं कि x + 2 = भी 0 हो सकता है, x + 3 = भी 0 हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 भी लिख के बता सकते हो, 0 को इक्वल लिख के बता सकते हो। तो x = x नॉट इक्वल टू -2, x नॉट इक्वल टू -3। ये x क्या क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे x नॉट इक्वल टू -2 एंड -3 बस। तो ये देख के समझ में आ जाएगा कि x की कौन कौन सी वैल्यू, -2 और -3 बस नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके अलावा जो मर्जी रियल नंबर्स उठा के रखते जाओ, हर एक के लिए ये डिफाइन होता जाएगा। बात समझ गए? तो मेरा ख्याल है ये चीज़ अब तुम समझ गए होगे कि कोई भी रूल किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, कैसे पता करते हैं। और जब वो पता चल जाता है तो उसको माइनस कर दो, तो बाकी जो चीज़ बचती है वो फंक्शन बन जाती है। ठीक है ना? चलो एक आखिरी बात और करते हैं, फिर अपन इस क्लास को मुलतवी करते हैं। बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है? अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बताइए, डोमेन का हमारा डेफिनेशन क्या था? डोमेन का हमारा डेफिनेशन क्या था? डोमेन किसको बोलते हैं? तो किसी भी रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में से सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन इज नोन एज डोमेन। ये हम बोलते हैं सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यही बोलते थे ना, यही डेफिनेशन हमने बनाया था। डोमेन का डेफिनेशन देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुराना वाला डेफिनेशन। डोमेन का क्या था? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन। किसी भी रिलेशन के अंदर सभी ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, एक ही चीज़ है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। सभी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सभी फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन डोमेन कहलाता था। ठीक है? अब एक बात बताना, जैसे इसको मैं अभी लिख रहा था ना, मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो हमको कुछ मिला था, कितना मिला था याद हो तो? 0 मिला था। x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो ये समथिंग 3/4 आया था। x की वैल्यू 3 रखी तो ये 4/3 आया था, और ऐसे ये बढ़ता जा रहा था, इधर ये बढ़ता जा रहा था। एक और मैंने यहाँ पर दिखाया था कि x की वैल्यू 0 रखा था तो ये नॉट डिफाइन आया था, कुछ भी नहीं आया था, तो इसको तो छोड़ दिया था हमने। फिर ऐसे ही x की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, ऐसे ही x की वैल्यू -2 रखेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। इधर ये -∞ की तरफ बढ़ता जाएगा, उधर वो +∞ की तरफ बढ़ता जाएगा। यही आ रहा था ना रखने से रिलेशन, ये रिलेशन मिल रहा था। अब इसको हम r = बढ़िया से कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखें या ऐसे ही लिख के बता दें? बात तो समझ में आ रही है आपके?
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डोमेन की। डोमेन, अब जब हमारा फंक्शन इस तरह का दिखता है, इस तरह का, तब क्या ये बोलना सही होगा कि डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर? अब मैं आपसे यहाँ ये पूछूंगा कि भैया कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ रुक जाता है क्या? ये कहाँ तक जाता है? प्लस इन्फिनिटी, इस तरफ बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलते जाएंगे और सब रियल नंबर होंगे। ये यहाँ पे रुक जाता है क्या? नहीं, ये इधर बढ़ता जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं? इन्फिनिटी। तो क्या इन्फिनिटी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन बनाना पॉसिबल है? नहीं है, और उसी को तो डोमेन बोलते हैं। तो अब हमारे पास इतने सारे रिलेशन आ रहे हैं, इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं कि भैया उसका फर्स्ट एलिमेंट निकाल के कलेक्शन बनाना, डोमेन बनाना पॉसिबल नहीं है। डोमेन का डेफिनेशन तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, जो हमने पहले बनाया था, इसी को बोलते हैं। लेकिन हम बोलेंगे लिख के दिखाओ डोमेन कितना आया, तब तो आप पागल हो जाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे? नहीं लिख सकते। तो हमने ना इस पर्टिकुलर केस के लिए, फंक्शन के लिए, ये रिलेशन के लिए था डेफिनेशन, लेकिन जब फंक्शन आ जाता है रियल नंबर के केस में, तो फिर हम डोमेन के डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और नया डेफिनेशन बनाते हैं। वो डेफिनेशन कैसा होता है देखो मेरे साथ। यहाँ बात कर रहे थे डोमेन का, हमने नया डेफिनेशन बनाया। डेफिनेशन क्या? इट इज़ ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो वैल्यू, एक्स याद रखिएगा पहले सेट से बिलोंग करता है और ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट एक्स ही बनता है रिलेशन के अंदर, तो उसी का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। अब कौन से एक्स की वैल्यू डोमेन कहलाएगी? तो आंसर है वो वाली एक्स की वैल्यू जिसके लिए एफ ऑफ एक्स हमेशा डिफाइन होगा। ठीक है ना, वो चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था। जैसे रियल नंबर में तो आपको ये इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, तो मैं अगर बोलता हूँ कि डोमेन लिख के दिखाओ, तो आप नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। तो उसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका हमने बना लिया, ये जो भी मैंने यहाँ लिखा। अब वो कैसे है इसको समझिएगा। ये जैसे ही ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट एक्स कहलाता है, समझ रहे हो ना, और उसी का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। पुराने डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर होना जरूरी है। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हर जगह से, उनका कलेक्शन डोमेन कहलाता है। अगर ऑर्डर्ड पेयर ही ना हो तो फिर आप पहला सेट नहीं ले सकते उसका। तो अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू 0 रखो और इसको सॉल्व करो, तो f ऑफ x तो नॉट डिफाइन हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो 0 के लिए f ऑफ x डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो आप फिर इसको फर्स्ट एलिमेंट मान के इसको नहीं काउंट कर सकते। इस ऑर्डर्ड, ये तो ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बन रहा है, लेकिन एक बात, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ से कहानी खत्म। तो जब हम लिखेंगे तो इन सबको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, कहाँ तक लिखेंगे? तो आंसर है, ऐसा करते हैं, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सब के सब रियल नंबर होंगे। इसके फर्स्ट एलिमेंट सब के सब क्या है? रियल नंबर। इस सब के सेकंड एलिमेंट भी क्या होंगे? रियल नंबर। लेकिन सिर्फ किसको छोड़ दें? ये जो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा है इसको छोड़ दें, क्योंकि इसका पेयर ही नहीं बनेगा तो ये फर्स्ट एलिमेंट भी नहीं कहलाएगा, तो इसको हमको छोड़ना है ना। तो ये कौन सा है जिसको छोड़ना है? तो आंसर है ये वो है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था। बात समझ में आया? और बाकी जितने बच गए यहाँ, बाकी जितनी चीज़ें बच गई यहाँ, वो सब के सब काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें से हम सब के फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब के फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन कहलाएगा। अब उस फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम फर्स्ट एलिमेंट बोलने के बजाय क्या बोल रहे हैं? एक्स 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 एक्स। ये भी एक्स है, फर्स्ट एलिमेंट को एक्स बोलते हैं। एक्स भाई ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, क्यों? क्योंकि x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कुछ आ रहा है, इसके लिए भी फंक्शन कुछ आ रहा है, इसके लिए भी कुछ आ रहा है, इसके लिए भी कुछ आ रहा है, इसके लिए भी कुछ आ रहा है। तो x की वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो जाता है, उसको छोड़ देना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो ये छूट जाएगा, बाकी सब बच जाएंगे। तो देखो ना, इसका मतलब वही ना हुआ जो यहाँ लिखा हुआ है। और ये लिखने से ये चीज़ साफ साफ छूट जाती है, तो इसका 0 काउंट नहीं होता क्योंकि इसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था। तो x की ये वाली वैल्यू लेनी ही नहीं है। बात समझिएगा, ये हो गया। तो अब मैं बोलूँ डोमेन लिख के दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? ये वाला x देखो क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, यानी ये वाली वैल्यूज मिल रही हैं जिसके लिए सब रियल नंबर है। हर एक x रियल नंबर है। उस रियल नंबर में से किसको छोड़ देना है? उस x को छोड़ देना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। कौन सा x था वो? 0। तो यहाँ पर रियल नंबर में से हमने क्या किया? हमने x की उस वैल्यू को छोड़ दिया जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, और बाकी जितनी चीज़ें बची
x की वैल्यू की बात हो रही है ना, ये वाला पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट, जितनी x की वैल्यूज बची जिसके जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा था वो सब के सब क्या कहलाएंगे, डोमेन, जो यहाँ मैंने स्टेटमेंट में लिखा है। सो दिस इज डोमेन, ये जो लिख दिया मैंने। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए डोमेन कितना हुआ ये याद रखना। अगला जो एक्सरसाइज आ रहा है 2.3, वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज डोमेन और रेंज निकालने पर ही बेस्ड है कि फंक्शन का डोमेन निकालो, रेंज निकालो। एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत कम है, तो आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बनाएंगे या आर डी शर्मा से क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करेंगे। डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं फंक्शन के लिए। देखो रिलेशन के लिए डोमेन निकालना, रेंज निकालना बहुत आसान है, लेकिन फंक्शन के लिए डोमेन निकालना और रेंज निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। तो आपको बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये समझ में आया इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट कैसे बदल गया, मॉडिफाई होके ऐसे आ गया, समझ गया। एक्स की वो वैल्यू पूरे ऑर्डर्ड पेयर में से x की सिर्फ वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा डोमेन कहलाएगा। बात समझ गए, ये हमारा डोमेन हो गया, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हमने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ये डोमेन हो गया। अच्छा, इसमें आप एक छोटा सा ऐतराज कर सकते हैं। ऐतराज क्या, कि अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये फंक्शन है कि नहीं, तो आप तो बता दोगे कि x नॉट इक्वल टू 0 के अलावा ये फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसी पर सिर्फ फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सब के लिए डिफाइन हो जाएगी। तो ये तो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। अब क्या, ये तो फंक्शन हो गया, तो ठीक है ना, हो जाने दो। अब रह क्या गया, तो अगर मैं बोलूं कि हम यहाँ पर अगर ये मेंशन ना करें, जैसे ऊपर वाला कंडीशन मैं मिटा रहा हूँ, अगर हम ये कोई कंडीशन ना दें, ध्यान से समझना जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर हम ये सिर्फ ये दे दें रूल, जैसे ये रूल था ये कंडीशन था। अब मैं कंडीशन आपको नहीं बता रहा, ध्यान से समझना, कंडीशन मैं आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, रूल। ये रूल है, इस रूल को देख के बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, ये भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें फिर से एक त्रुटि आ जाएगी, गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक है। वो गड़बड़ी क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब ये फंक्शन हो सकता है x इज इक्वल टू 0 के अलावा, यानी x 0 बस नहीं होना चाहिए, बाकी सब के लिए तो फंक्शन डिफाइन होगा। और सारा आप कहानी समझ चुके हैं, अगर फंक्शन डिफाइन होगा तो फिर वो फंक्शन ही बन जाएगा, रूल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तब ये बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं आता, तो 0 तो रखना ही नहीं है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो फिर इसको देख के बताना पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि फिर x इज इक्वल टू 0 तो आते ही नहीं है नेचुरल नंबर में, तो कहाँ से 0 रखोगे, तो फिर ये कंडीशन गलत दी हुई है, क्योंकि इस सेट में तो 0 होते ही नहीं, तो 0 रखना ही नहीं है, आपको 1 से रखना है, तो फिर गड़बड़ होगा। तो हमने ना इसका एक जुगाड़ निकाला है कि ऐसी कंडीशन हम देंगे ही नहीं। हम कंडीशन क्या देंगे इसको समझिए। फंक्शन हमेशा अब कैसे डिफाइन होगा, देखो फंक्शन डिफाइन होगा डोमेन से को डोमेन के लिए। अब ये बात फिर हजम नहीं होगी, ये क्या हो गया, डोमेन से को डोमेन के लिए, ठीक है ना, डोमेन से को डोमेन के लिए। और अगर ये चीज़ डिफाइन है कि फंक्शन फ्रॉम डोमेन टू को डोमेन और रिलेशन फ्रॉम डोमेन टू को डोमेन एंड दिस इज द रूल, तो आंख बंद करके बोल देना है कि ये फंक्शन है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर फंक्शन डोमेन से को डोमेन के लिए डिफाइन हो रहा है तो दिया हुआ रूल फंक्शन माना जाएगा, बिना झिझके, बिना किसी डाउट के। एक शर्त होगी, शर्त ये है, शर्त क्या है देखो, कि जो डोमेन होगा, डोमेन सबसेट या इक्वल टू रियल नंबर होना चाहिए। जो डोमेन होगा वो रियल नंबर से ही निकली हुई वैल्यू होनी चाहिए, या तो रियल नंबर होना चाहिए या रियल नंबर से ही निकल के। देखो हर तरह का नंबर का कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि x की 5 वैल्यू के लिए f ऑफ x डिफाइन हो रहा है, सिर्फ 5 वैल्यू के लिए, ध्यान से समझना, x की सिर्फ 5 वैल्यू के लिए ये डिफाइन हो रहा है, x की 5 वैल्यू, और x ही क्या कहलाता है, डोमेन। x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो उसी को डोमेन बोलते हैं, समझ रहे हो ना। मैंने बोला x की 5 वैल्यू के लिए ये फंक्शन, ये रूल डिफाइन हो रहा है, तो डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू, वो 5 वैल्यू होंगी, 5 ठो नंबर होंगे डोमेन,
वो डोमेन कहाँ से आए, वो पांचों नंबर कहाँ से आए होंगे, रियल नंबर से ही निकल के आए होंगे ना। तो रियल नंबर से ही वो 5 नंबर निकले होंगे डोमेन के, तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर का सबसेट हो गया। इसी तरह से कोडोमेन भी, ये भी रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए या रियल नंबर की इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो शर्तें फुलफिल हो गई कि डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर के सबसेट हो या इक्वल हो, रियल नंबर खुद ही रियल नंबर हो, ये भी रियल नंबर का सबसेट, ये भी रियल नंबर का सबसेट, तो आंख बंद करके बोल देना है कि भैया ये यही रूल क्या है, फंक्शन है, कोई डाउट नहीं, रूल ही फंक्शन है। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं चेक करना कि कुछ है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर फंक्शन डोमेन से कोडोमेन के लिए डिफाइन होता है, डोमेन रियल नंबर का सबसेट होता है, कोडोमेन भी रियल नंबर का सबसेट होता है, तो आंख बंद करके बोल दो कि दी हुई चीज फंक्शन है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात यहाँ तक कि नहीं आई? यहाँ तक बात समझ में आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन का जो वैल्यू आएगा, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमेशा एक रियल नंबर आएगा। कहानी यहाँ से स्टार्ट करो, देखो रियल नंबर से कुछ नंबर निकल के डोमेन बने, रियल नंबर से कुछ नंबर निकल के कोडोमेन बने, तो डोमेन रियल नंबर का सबसेट, कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट। फंक्शन डोमेन से कोडोमेन के लिए डिफाइन हो रहा है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन हो रहा है, सीधी सी बात। और रियल नंबर से रियल नंबर जब डिफाइन होता है तो हमारा जो भी रूल होता है उसी को क्या मान लेते हैं, फंक्शन मान लेते हैं। और ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। तो ये किस चीज़ की निशानी बन गई, ध्यान से समझना, दिस इज रियल फंक्शन। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ मिला, अब देखो मैं इतने लंबे स्टेटमेंट के लिखने के बजाय, इसको लिखने के बजाय डायरेक्ट मैं इसको क्या बोल दे रहा हूँ, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन ये लिख दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन, जरूरी नहीं कि यही बस हो, ये कोई भी फंक्शन। ऊपर में क्या हेडिंग है, रियल फंक्शन। या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इफ f be a रियल फंक्शन, और फंक्शन ये दिया हुआ है कोई सा भी फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1/2x, ये ऐसे, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो। अगर ये डिक्लेयर है कि ये रियल फंक्शन है, इसका मतलब है आंख बंद करके समझ लो कि ये फंक्शन है, और इससे जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। और अगर सिर्फ ये शब्द लिखा है रियल फंक्शन, तो आपको तुरंत समझ जाना है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, एफ बी ए रियल फंक्शन या ओनली रियल फंक्शन। जैसे ही रियल फंक्शन देखने को मिले आप समझ जाओ कि इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। इसका कोडोमेन क्या होगा, ये भी रियल नंबर का सबसेट होगा। अगर ये वर्ड लिखा है रियल नंबर, तो आपको क्या समझ जाना है कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रहा है। और अगर ये फुलफिल हो रहा है तो ये फंक्शन माना जाएगा, आंख बंद करके। और कैसा फंक्शन आएगा, रियल नंबर आएगा, रियल फंक्शन आएगा, इसीलिए इसको रियल फंक्शन बोलते हैं। बात समझे? एक और वर्ड आपको बुक में मिलेगा, वो वर्ड मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। एक और लास्ट बात, उसके बाद फिर हम खत्म करते हैं बात को। डोमेन तो समझ गए मेरे ख्याल से। कोडोमेन बेसिकली सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं। और अगर हम यहाँ जितने ये पेयर बनाए थे, ऑर्डर्ड पेयर, इसके सभी सेकंड एलिमेंट को उठाएं तो वो सब सेकंड सेट से बिलोंग करेंगे, जिसको कोडोमेन बोलते हैं। और इसी को रेंज भी आप बोल सकते हैं। तो कोडोमेन को भी आप क्या बोल सकते हैं, रेंज, क्योंकि रेंज सेकंड सेट से बिलोंग करता है, तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कोडोमेन ही रेंज है सपोज, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे रियल फंक्शन का मीनिंग समझ में आया। अगर ये वर्ड आया रियल फंक्शन, तो तुरंत आपके दिमाग में ये बातें स्ट्राइक करनी चाहिए। रियल फंक्शन मतलब डोमेन कैसा होगा, रियल नंबर होगा या रियल नंबर का सबसेट होगा। कोडोमेन रियल नंबर होगा या रियल नंबर का सबसेट होगा। अगली चीज, एक अगला कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा बुक में, और इस पर आपको एग्जाम्पल नंबर 11 मिलेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका क्या मतलब है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल फंक्शन है और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, दोनों में डिफरेंस है। नाम एक जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे देखो, f ऑफ x हमारा फंक्शन है, सपोज ये x स्क्वायर माइनस 1/2x, ये हमारा रूल है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होगा, x की कुछ भी वैल्यू रखो,
कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, जब आपका एफ ऑफ एक्स आएगा, यानी जब ये सॉल्व हो करके वैल्यू देगा, वैल्यू देगा, सॉल्व होने के बाद वैल्यू, वैल्यू किस चीज की आ रही है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की, ये सॉल्व होके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देगा, तो आप देखेंगे ये वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, रियल नंबर। समझ रहे हो, ये वैल्यू हमेशा रियल नंबर आएगी, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा रियल नंबर आएगी। एक्स तुम चाहे कुछ भी रखते रहो, एक्स रियल नंबर हो या ना हो वो डिक्लेयर नहीं है, वो डिफाइन नहीं है, लेकिन ये चीज पक्का है कि जब रख के सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, रियल नंबर। समझ रहे हो, तो इसमें एक चीज तो क्लियर है कि कोडोमेन, कोडोमेन यहां पर रियल नंबर का सबसेट होगा या इक्वल हो सकता है, लेकिन डोमेन, डोमेन रियल नंबर का सबसेट और इक्वल हो भी सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है, ये चीज डिफाइन नहीं होगी। ये हमको नहीं पता कि डोमेन रियल नंबर का सबसेट है या नहीं, लेकिन अगर हम बोलेंगे रियल फंक्शन है तो आपके दिमाग में पहली बत्ती जलेगी कि डोमेन रियल नंबर का सबसेट होगा। लेकिन अगर बोला रियल वैल्यूड फंक्शन, जो वैल्यू आएगी सिर्फ वो रियल नंबर होगा। समझ रहे हो ना, फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होगी, यानी कोडोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन डोमेन जरूरी नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, रियल फंक्शन में डोमेन रियल नंबर का सबसेट होता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन में जरूरी नहीं कि डोमेन रियल नंबर हो। समझ में आ रहा है, या रियल नंबर का सबसेट हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा और बात खत्म करता हूं। आप कहोगे कि बहुत देर से बात खत्म कर रहे हो लेकिन आपकी बातें ही नहीं खत्म हो रही है, तो ठीक है, ये आखिरी बात और करता हूं फिर खत्म करता हूं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखो एक सेट है, सेट P। इस सेट में हमने कुछ लोगों के नाम लिखे, जैसे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, क्लास 11th के स्टूडेंट, तो क्लास 11th के कुछ स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना ना। जैसे एक बच्चे का नाम है A, दूसरे बच्चे का नाम है B, तीसरे बच्चे का नाम है C, एक का नाम है D और पांचवें बच्चे का नाम है E। ये 5 बच्चे क्लास 11th के हैं, क्लास 11th पढ़ने वाले। ठीक है, एक दूसरा सेट में ले रहा हूँ Q, जिसमें मैं ले रहा हूँ रोल नंबर। मान लो तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं, या मान लो 50 बच्चे हैं, 50, तो 50 बच्चों का रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके 50 बच्चों के रोल नंबर यहाँ लिखे। ये भी किसके रोल नंबर हैं, क्लास 11th वाले बच्चों के रोल नंबर हैं ये, और ये नेम है, शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, ये नाम और ये रोल नंबर। ये 5 बच्चे सिर्फ मैं ले रहा हूँ, है 50 बच्चे, 50 रोल नंबर। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो भैया, ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ P सेट और ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ Q सेट। ये पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, पांचवा लड़का। ठीक है, और इसमें हमको सबके रोल नंबर लेने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 50, ऐसे बहुत सारे होंगे। समझ रहे हो। तो मान लो पहले हर लड़के का, देखो ध्यान से समझना, हर लड़के का कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा, बिना रोल नंबर का कोई बच्चा बैठता नहीं क्लास में। तो मान लो इसका रोल नंबर ये है, 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 इसका रोल नंबर ये है। पांचों लड़कों का कुछ ना कुछ रोल नंबर हो गया। और भी बच्चे होंगे, उनके बाकी के रोल नंबर होंगे, लेकिन हमने जिन बच्चों का सेट बनाया है उनके रोल नंबर ऐसे आ गए। बात समझे। इसको अगर मैं रिलेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो रिलेशन में कैसे। ए वाले का रोल नंबर क्या है 4, बी वाले का रोल नंबर कितना है 5, सी वाले का रोल नंबर कितना है 1 और डी वाले का रोल नंबर कितना है 7, ई वाले का रोल नंबर कितना है 3। देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। ये रिलेशन बनेगा। देखो ना, ये नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये रिलेशन बता रहा है। ये रिलेशन कौन बता रहा है? तो कोई फंक्शन होगा, वो फंक्शन कौन होगा? सपोज करो ये फंक्शन, यहाँ पर नाम लिखोगे तो ये आपका रोल नंबर बता देगा। ये यहाँ पर जैसे सपोज, जैसे हमारा कंप्यूटर में आप लोग जाते हो ना स्कूल के डाटाबेस में अपना रिकॉर्ड चेक करवाने के लिए, तो वो आपका नाम टाइप करते हैं तो आपका पूरा डिटेल आ जाता है। तो
कंप्यूटर ऑपरेटर ने आपका नाम टाइप किया A, तो उसने आपका रोल नंबर दिखा दिया 4। A टाइप किया तो रोल नंबर कितना आ गया 4। बात समझ में आ रही है? अगर वो यहाँ पे टाइप करेगा C आपका नाम, तो आपका रोल नंबर फट से वो दिखा देगा 1। तो दिख रहा है ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं x की, तो f ऑफ x ये दे देता है। तो ये रूल हो गया कि नहीं? नाम पुट करो, रोल नंबर दे देगा। ये f ऑफ x की वैल्यू है, x की वैल्यू रखो, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, f ऑफ x आ जाएगा अपने आप। तो हमने कैसा डाटाबेस बनाया? नाम लिखो, रोल नंबर आ जाएगा फटाफट। तो ये रूल हो गया ना, जो हमको नाम लिखने से रोल नंबर और डिटेल दे देता है। तो ये रूल दिख रहा है, ये इनका रिलेशन, ये इनका रिलेशन, ये इनका रिलेशन। ठीक है। अब मैं तुमको बोलूं कि भैया डोमेन बताओ। अब देखो ना, हम इस डेफिनेशन से डोमेन को एस्टेब्लिश करेंगे, जो मैंने सेकंड डेफिनेशन बनाया था, मिटा दिया मैंने। ठीक है, कौन सा? कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। x की वो वैल्यू, ये सब पहले जो एलिमेंट लिखे हैं वो x हैं, x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है। डिफाइन हो रहा है तभी तो ये मिल रहा है, तभी तो ये रोल नंबर मिल रहा है। डिफाइन नहीं होता तो कुछ मिलवा ही नहीं करता, नॉट डिफाइन हो जाता। जैसे इसके पिछले इस केस में मिटा दिया, उसको भी लगता है। ठीक है, तो x की ये सब वैल्यू हैं, a b c d e f, यही है ना x की वैल्यू। तो इन्हीं का सेट क्या कहलाएगा? डोमेन। कौन सा? a b c d e, ये इन सब के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, समझ रहे हो? इसलिए ये सब के सब क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। बात समझ रहे हो? ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, ये डोमेन रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो ये डोमेन रियल नंबर का सबसेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन जो आंसर आ रहा है, देखो पुट करने से आंसर क्या आ रहा है? कभी मैं a रखता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है? 4। कभी मैं d रखता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है? 7। नंबर, आंसर क्या आ रहा है? फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है? नंबर, रियल नंबर आ रहा है। तो x की वैल्यू पुट करने से हमेशा कैसा नंबर आएगा? रियल नंबर आएगा। वैल्यू हमेशा रियल नंबर आएगी f ऑफ x की। लेकिन जो चीज पुट कर रहे हो, x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू, वो रियल नंबर हो जरूरी नहीं है। तो देख लो, यहाँ पर डोमेन रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, रियल नंबर का सबसेट नहीं है। तो लेकिन इसका आंसर हमेशा कैसा आ रहा है? ये वाला आंसर हमेशा कैसा आ रहा है? रियल नंबर। तो वैल्यू हमेशा रियल नंबर आएगी, लेकिन जो चीज पुट करोगे जरूरी नहीं है कि वो रियल नंबर हो। यानी डोमेन रियल नंबर का सबसेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोडोमेन होगा। कोडोमेन तो आप लिख ही सकते हो ना, कोडोमेन दूसरा सेट, दूसरे सेट को कोडोमेन बोलते हैं। पूरा का पूरा रियल नंबर है, रोल नंबर, रियल नंबर, समझ रहे हो? तो कोडोमेन तो होगा भैया, लेकिन डोमेन जरूरी नहीं है कि हर बार रियल नंबर ही हो। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। आप एग्जांपल नंबर 11 देख लो, मैं उसको यहाँ नहीं बनवा रहा, आप बनाओगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हमारा फंक्शन का कुछ पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी याद रखना, अभी सिर्फ हम 20% फंक्शन का पढ़े हैं अभी तक। कितना परसेंट? सिर्फ 20% हमने अभी तक स्टडी किया, सिर्फ 20%। कितने परसेंट पढ़े अभी तक? ये जो आज 2 घंटे की क्लास हमने ले ली, 2.5 घंटे की, हमने सिर्फ कितना परसेंट पढ़ा फंक्शन को? 20%। अभी हम एक क्लास और लेंगे जिसमें हम सम स्पेशल रियल फंक्शन पढ़ेंगे, रियल फंक्शन उनके ग्राफ के साथ, डिफरेंट टाइप के। तो उसमें फिर आपका और 30% कवर हो जाएगा। कितने हो गए? टोटल 50%। अभी का लेक्चर मिला के हमने सिर्फ कितना पढ़ा? 20%। अगला लेक्चर जो हम लेंगे सम रियल फंक्शन, उसमें 30% फंक्शन आपको और समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे, तो उसमें फिर आपको 30% और समझ में आ जाएगा। ये कितने हो गए थे? 50%। यानी आज जो पढ़ा वो 20%, कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो 30% और हो जाएगा, 50% कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। क्वेश्चन जब बनाएंगे एक्सरसाइज के तो 30% और क्लियर हो जाएगा। टोटल कितने परसेंट हो गए? 80%। अभी भी 100% नहीं हुआ। जो बचे हुए 20% हैं वो क्लास 12th में जा कर के आप कवर करेंगे, और तब जाके आपका 100% फंक्शन कवर हो पाएगा। तो 20% हम लोग पढ़ेंगे 12th में। अभी कल हम 30% और कवर करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे तो 30% और कवर हो जाएगा। और अब मैं समझ रहा हूँ कि थक गए हो, पक गए हो, कोई बात नहीं, भले थक गए हैं, पक गए हैं, लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिया तो आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो, उम्मीद है मुझे कि मैंने जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की हैं, आपने बहुत डिटेल से सुना होगा, समझा होगा।
नहीं सुने हो तो भैया एक बार और देख लो फास्ट रिवाइंड करके। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सम रियल फंक्शन, और उसमें हम लोग फिर कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे और डिटेल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।